नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरआरबी पीओ पार्ट 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो करंट इवेंट और रीसेंट पॉलिसी अपडेट पर बेस्ड है। ये बहुत यूजफुल होंगे आरआरबी पीओ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों, इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट ऐड की है। एक वीडियो प्लेलिस्ट है और दूसरी शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट है। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए। अगर आपने अभी तक इसके बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो आपको वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आप चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट फील करें जब आप पैनल के सामने आंसर दें किसी भी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी का, तो आप शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट देख लीजिए। उसमें काफ़ी सारे शॉर्ट्स मैंने कवर किए हैं जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड हैं। आप दोनों को ज़रूर देखिए, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डिफरेंशिएटेड बैंक्स आर एंड व्हाई द आरबीआई इंट्रोड्यूस देम इन इंडिया। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, डिफरेंशिएटेड बैंक वो स्पेशलाइज्ड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं जो स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट को सर्व करते हैं। सर, ये कंसेप्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नचकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर जनवरी 2014 में इंट्रोड्यूस किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना, अनसर्व्ड और अंडर सर्व पॉपुलेशन तक फॉर्मल बैंकिंग पहुंचना। सर, इंडिया में प्राइमरीली 2 टाइप्स के डिफरेंशिएटेड बैंक होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर, ये कंप्लीट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग क्रेडिट। इनका मेन फोकस होता है स्मॉल बिजनेसेस, मार्जिनल फार्मर और माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। सर, करंटली इंडिया में 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर, सेकंड कैटेगरी है पेमेंट बैंक। सर, पेमेंट बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 2 लाख पर कस्टमर होती है। सर, ये बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते और मेनली पेमेंट और रेमिटेंस सर्विस पर फोकस करते हैं। सर, इंडिया में 6 पेमेंट बैंक हैं, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। सर, इसके अलावा 2 लोकल एरिया बैंक भी ऑपरेट कर रहे हैं जो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन तक लिमिटेड होते हैं। सर, ये बैंक माइग्रेट वर्कर, स्मॉल ट्रेडर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल सर, डिफरेंशिएटेड बैंक का कंसेप्ट इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को मोर इंक्लूसिव, टारगेटेड और एफिशिएंट बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स एंड व्हाट इज द लेटेस्ट फिगर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स एक कंपोजिट इंडेक्स है जिसे आरबीआई ने जनवरी 2021 में इंट्रोड्यूस किया था। इस इंडेक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया में डिजिटल पेमेंट के लेवल और प्रोग्रेस को मेजर करना। सर, आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का बेस पीरियड मार्च 2018 है, जिसकी वैल्यू 100 रखी गई है। सर, मार्च 2025 के लिए आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 493.22 पर पहुंच गया है। ये सितंबर 2024 के 465.33 से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाता है। सर, ये इंडेक्स सेमी एनुअली पब्लिश किया जाता है। सर, इसके 5 मेजर पैरामीटर हैं जो अलग अलग वेटेज पे हैं। पहला है सर पेमेंट इनेबलर, इसका वेटेज 25% है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड 10%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड 15%, पेमेंट परफॉर्मेंस 45% और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5%। सर, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पेमेंट परफॉर्मेंस से आता है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम और वैल्यू को कैप्चर करता है। सर, रिसेंट ग्रोथ का मेन रीज़न है यूपीआई का रैपिड एक्सपेंशन, मर्चेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ना और पेमेंट सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव होना। सर, ये सब दिखाता है आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इंडिया का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम रैपिडली मैच्योर हो रहा है और कैश से डिजिटल मोड की तरफ स्ट्रॉन्ग शिफ्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट अ क्रेडिट स्कोर इज, नेम द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट न्यूमेरिकल स्कोर होता है जो 300 से 900 के बीच रेंज करता है और ये इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्दीनेस और रीपेमेंट बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। सर, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसी स्कोर का यूज़ करके लेंडिंग रिस्क एवेलुएट करते हैं। जनरली 750 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर रेस्पॉन्सिबल क्रेडिट बिहेवियर दिखाता है और लोन अप्रूवल के चांसेस बेटर इंटरेस्ट रेट के साथ इंक्रीज हो जाते हैं। सर, इंडिया में 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी हैं जो आरबीआई के द्वारा लाइसेंस्ड हैं अंडर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट 2005। फर्स्ट है सर ट्रांस यूनियन सिबल। ये इंडिया का फर्स्ट और ओल्डेस्ट क्रेडिट ब्यूरो है जो 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था। सेकंड है सर एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। थर्ड है इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। फोर्थ है सीआरआईएफ हाई मार्क। सर, ये सारी कंपनीज बैंक्स और एनबीएफसी से फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट करती हैं
क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर जनरेट करती हैं और लेंडर्स को इन्फॉर्म्ड लैंडिंग डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। साथ ही ये ब्यूरोज कंज्यूमर क्रेडिट इंफॉर्मेशन को सिक्योरली मेंटेन करती हैं, जो ओवरऑल हेल्दी क्रेडिट इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट केवाईसी इज एंड व्हाई इट इज मैंडेटरी फॉर बैंक्स इन इंडिया। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। केवाईसी एक मैंडेटरी प्रोसेस है जिसमें बैंक्स कस्टमर की आइडेंटिटी वेरीफाई और आइडेंटिफाई करते हैं अकाउंट ओपन करने से पहले या कोई भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने से पहले। सर, इंडिया में केवाईसी मैंडेटरी होने का सबसे बड़ा रीज़न है लीगल कंप्लाइंसेस। सर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो 1 जुलाई 2005 से इन्फोर्स हुआ था, इस एक्ट के अंडर सभी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कस्टमर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड मेंटेनेंस कंपलसरी है। सर, केवाईसी मैंडेटरी होने के काफ़ी रीज़न है। पहला है, केवाईसी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, क्योंकि बैंक्स ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर पाते हैं और सस्पिशियस एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड है सर, केवाईसी बैंक्स और जेन्युइन कस्टमर दोनों को फाइनेंशियल फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट से प्रोटेक्ट करता है। थर्ड रीज़न है, केवाईसी से एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। फोर्थ रीज़न है, बैंक्स को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी होती हैं टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। सर, आरबीआई ने कॉम्प्रिहेंसिव केवाईसी मास्टर डायरेक्शन इशू किए हैं जिसमें रिस्क बेस्ड अप्रोच फॉलो करने को कहा गया है। इसका मतलब है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस कस्टमर फ्रेंडली भी हो और साथ ही सिक्योरिटी, कंप्लाइंस और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हम मेंटेन रखें। इसी वजह से केवाईसी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि सेफ, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी बैंकिंग सिस्टम का फाउंडेशन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोन रीस्ट्रक्चरिंग। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, लोन रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग लोन के टर्म्स और कंडीशन में मॉडिफिकेशन करना, ताकि जेन्युइन फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रहे बोरोवर को टेम्परेरी रिलीफ मिल सके। सर, आरबीआई के प्रूडेंशियल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है लोन के किसी भी टर्म में चेंज, जैसे रीपेमेंट पीरियड एक्सटेंड करना, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करना, मॉरिटोरियम देना या इंस्टॉलमेंट रीशेड्यूल करना। इस रीस्ट्रक्चरिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बोरोवर को टेम्परेरी स्ट्रेस से बाहर निकालना और साथ ही बैंक को एनपीए बढ़ने से प्रोटेक्ट करना। जब बोरोवर इनकम रिडक्शन, बिजनेस स्लो डाउन या किसी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम की वजह से रीपेमेंट में डिफिकल्टी फेस करता है, तो बैंक लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकता है इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली एनपीए क्लासीफाई करने के। सर, कॉमन रीस्ट्रक्चरिंग ऑप्शन होते हैं लोन टेन्योर एक्सटेंड करना जिससे मंथली ईएमआई कम हो जाए, टेम्परेरी पेमेंट हॉलीडे या इंटरेस्ट रेट रिडक्शन। जैसे सर, कोविड-19 के दौरान आरबीआई ने वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें एलिजिबल बोरोवर अपने लोन्स रीस्ट्रक्चर कर सकते थे बिना डिफ़ॉल्टर क्लासिफाई हुए। लेकिन ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है, रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है और बैंक्स को एडिशनल प्रोविजनिंग करनी पड़ती है एज़ पर आरबीआई नॉर्म्स। इसलिए सर, लोन रीस्ट्रक्चरिंग बोरोवर सपोर्ट और असेट क्वालिटी प्रोटेक्शन दोनों का एक बैलेंस टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द न्यू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बैंक। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, आरबीआई ने रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मास्टर डायरेक्शन 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन को स्ट्रेंथन करना और बैलेंस्ड सेक्टोरल क्रेडिट फ्लो इंश्योर करना। सर, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांच 20 से ज़्यादा हैं, उनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट मेंटेन करना होता है। सर, इन बैंक के लिए इंपॉर्टेंट सब टारगेट भी हैं। एग्रीकल्चर के लिए 18%, माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 7.5%, वीकर सेक्शन के लिए 12%। सर, आरआरबीज के लिए पीएसएल टारगेट अनचेंज 75% रखा गया है, क्योंकि आरआरबीज का कोर रोल रूरल और एग्रीकल्चर क्रेडिट होता है। एंड सर, स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में आरबीआई ने पीएसएल टारगेट 75% से रिड्यूस करके 60% कर दिया है, जो जून 2025 से इफेक्टिव है। इसका पर्पस है स्मॉल फाइनेंस बैंक को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि वो सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ दोनों को मैनेज कर सकें। एंड सर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट 60% प्रेस्क्राइब है विद सिमिलर सेक्टोरल फोकस। सर, जिन फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांच 20 से कम है, उन बैंक्स के लिए पीएसएल टारगेट 40% है, लेकिन इसमें वो एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए 32% दे सकते हैं और मिनिमम 8% अदर प्रायोरिटी सेक्टर के लिए एलोकेट करना मैंडेटरी है। ओवरऑल, ये रिवाइज्ड पीएसएल नॉर्म्स फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं, साथ ही बैंक को सेक्टर वाइज बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए क्लियर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वन ऑफ आवर स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसीव्ड
approval to become a universal bank. Can you name this bank and explain the key criteria for this transition? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, 7 अगस्त 2025 को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए। ये अप्रूवल काफ़ी हिस्टोरिक माना जाता है क्योंकि लास्ट टाइम 2014 में बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक को यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस मिला था। सर, आरबीआई ने इस ट्रांजेक्शन के लिए क्लियर और स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब किया है। फर्स्ट कंडीशन है, बैंक को मिनिमम 5 ईयर तक शेड्यूल्ड बैंक के रूप में सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दिखानी होती है। सेकंड कंडीशन है, बैंक के शेयर लिस्टेड होने चाहिए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर। थर्ड कंडीशन है, बैंक का मिनिमम नेटवर्थ 1000 करोड़ होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है, असेट क्वालिटी से रिलेटेड ग्रॉस एनपीए 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और नेट एनपीए 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर के एवरेज के बेसिस पर। सर, फिफ्थ कंडीशन है, बैंक ने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया होना चाहिए। और सर, सिक्स्थ कंडीशन है, बैंक को सीआरएआर रिक्वायरमेंट फुली कंप्लाई करनी होती है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए प्रिस्क्राइब है। इसके अलावा सर, ट्रांजिशन पीरियड के दौरान कोई न्यू प्रमोटर ऐड नहीं किया जा सकता और आरबीआई उन बैंक्स को प्रेफरेंस देता है जिनका लोन पोर्टफोलियो डाइवर्स हो। सर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है, 2017 में ऑपरेशन स्टार्ट किया था और सभी रिक्वायर्ड क्राइटेरिया सक्सेसफुली मीट करके ये अप्रूवल अचीव किया है। ओवरऑल सर, ये मूव इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और फ्यूचर में और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्लियर रोड मैप सेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट सीआरएआर इज एंड व्हाई इट इज मैंडेटरी फॉर बैंक्स टू मेंटेन इट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सीआरएआर का फुल फॉर्म होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, जिसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहते हैं। सर, सीआरएआर ये मेजर करता है बैंक के पास कितना कैपिटल अवेलेबल है अपने रिस्क वेटेड असेट के कंपैरिजन में और ये परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। सर, सीआरएआर मैंडेटरी होने से कुछ क्रिटिकल रीज़न होते हैं। पहला रीज़न है सर, सीआरएआर डिपॉजिटर के पैसों को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल कुशन होता है ताकि बैड लोन्स या इकोनॉमिक शॉक से लॉस एब्जॉर्ब किया जा सके। सेकंड रीज़न है सर, सीआरएआर ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी मेंटेन करता है और बैंक फेलियर और पैनिक सिचुएशन को प्रिवेंट करता है। थर्ड रीजन है सर, सीआरएआर एक्सेसिव रिस्क टेकिंग को कंट्रोल करता है। बैंक्स को हाई रिस्क असेट के अगेंस्ट ज़्यादा कैपिटल होल्ड करना पड़ता है जिससे प्रूडेंट लैंडिंग प्रमोट होती है। आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बेसल 3 नॉर्म्स फॉलो करते हुए इंडियन बैंक को मिनिमम सीआरएआर 9% मेंटेन करना होता है। इसके अलावा बैंक्स को कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% भी मेंटेन करना होता है। इस तरह इफेक्टिव मिनिमम सीआरएआर 11.5% हो जाता है। सर, ये रिक्वायरमेंट ग्लोबल बेसल 3 स्टैंडर्ड 8% से काफ़ी ज़्यादा है जो इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को ज़्यादा रेजिलिएंट बनाता है और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ के टाइम पब्लिक कॉन्फिडेंस मेंटेन करता है। इसीलिए सर, सीआरएआर सिर्फ रेगुलेटरी फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि सेफ, स्टेबल और ट्रस्टवर्दी बैंकिंग सिस्टम का बैकबोन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल बैंकिंग यूनिट एंड ट्रेडिशनल बैंकिंग? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्पेशलाइज्ड बैंकिंग यूनिट होती हैं जो प्योरली डिजिटल मोड में सर्विस प्रोवाइड करती हैं मिनिमम पेपर वर्क के साथ। आरबीआई ने 7 अप्रैल 2022 को डिजिटल बैंकिंग यूनिट के लिए सर्कुलर रिलीज किया था। उसमें बताया था डीबीयू एक फिक्स्ड पॉइंट यूनिट होती हैं जहां डिजिटल इक्विपमेंट के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज जैसे सेल्फ सर्विस और असिस्टेड मोड में दी जाती हैं। करेंटली इंडिया में 114 डिजिटल बैंकिंग यूनिट हैं जो 104 डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रही हैं। ये यूनिट 24/7 काम करती हैं। सर, डीबीयूज़ के थ्रू कस्टमर सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लोन एप्लीकेशन दे सकते हैं और पासबुक प्रिंटिंग जैसी सर्विसेज ले सकते हैं, वो भी डिजिटली। एंड सर, ट्रेडिशनल बैंकिंग जहाँ कस्टमर को फिजिकली ब्रांच विजिट करना पड़ता है। इन ब्रांचेज में ट्रांजैक्शन जैसे कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और लोन प्रोसेसिंग मोस्टली मैनुअल प्रोसेसेस और पेपर वर्क के थ्रू होता है। सर, ट्रेडिशनल ब्रांचेज फिक्स्ड वर्किंग आवर में ऑपरेट करती हैं, जनरली 10 AM टू 4 PM वर्किंग डेज पर। एंड सर, अगर मेन डिफरेंस की बात करें तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट डिजिटली पेपरलेस 24/7 अवेलेबल होती हैं। ट्रेडिशनल बैंकिंग फिजिकल ब्रांचेस, फिक्स्ड आवर्स और कंपेरेटिवली ज़्यादा पेपर वर्क होता है। सर, डिजिटल बैंकिंग यूनिट टाइम सेव करती हैं, कॉस्ट रिड्यूस करती हैं और बैंकिंग सर्विस को रूरल और सेमी अर्बन एरियाज तक ले जाती हैं। इसीलिए सर, आज पब्लिक और प्राइवेट दोनों बैंक डिजिटल बैंकिंग यूनिट ओपन कर रहे हैं ताकि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव और फाइनेंशियल इंक्लूजन को और स्ट्रेंथन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई रिसेंटली रिलीज्ड इट स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट इन जनवरी 2026। कैन यू टेल मी अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड की फाइंडिंग?
चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, आरबीआई ने 24 जनवरी 2026 को रिपोर्ट रिलीज की थी जिसका टाइटल था स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट ऑफ 25-26। इस रिपोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ का एनालिसिस करना, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 23-24 के एक्चुअल रिजल्ट, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के रिवाइज्ड एस्टीमेट और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के बजट एस्टीमेट प्रेडिक्ट किए गए थे। सर, इस साल रिपोर्ट की स्पेशल थीम थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया, इम्प्लीमेंटेशन फॉर स्टेट फाइनेंसेस। सर, अगर हम की फाइंडिंग की बात करें, सर स्टेट का कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 3.3% ऑफ जीडीपी तक बढ़ गया है, जो 3 साल बाद 3% मार्क क्रॉस किया है। इसका मेन रीज़न था सेंटर से मिलने वाले 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए दिए गए थे। सर, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए भी स्टेट ने 3.3% फिजिकल डेफिसिट बजट किया है। एंड सर, सेकंड इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है स्टेट डेट पोजीशन। सर, स्टेट डेट मार्च 2021 में 31% ऑफ जीडीपी था, जो मार्च 2024 में गिरकर 28.1% हो गया था। लेकिन सर, प्रोजेक्शन के मुताबिक ये मार्च 2026 तक 29.2% ऑफ जीडीपी हो सकता है। सर, रिपोर्ट का सबसे एनालिटिकल पार्ट है डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। सर, स्टेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है यूथफुल स्टेट, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश। इन स्टेट में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है और अगर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट हो तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है। सेकंड कैटेगरी है सर इंटरमीडिएट स्टेट, जैसे तेलंगाना और उत्तराखंड। इन स्टेट का डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी विंडो नैरो हो रहा है, इसलिए पॉलिसी डिसीजन टाइम बाउंड होने चाहिए। थर्ड कैटेगरी है एजिंग स्टेट, जैसे केरला और तमिलनाडु। यहाँ वर्किंग एज पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, जिससे टैक्स रेवेन्यू स्लो होता जा रहा है और पेंशन और हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। सर, रिपोर्ट ये क्लियरली सजेस्ट करती है हर कैटेगरी के स्टेट के लिए अलग फिजिकल स्ट्रेटजी जरूरी है, ताकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। ओवरऑल सर, स्टेट की फिजिकल पोजीशन मैनेजेबल है, लेकिन डेमोग्राफिक फ्यूचर फिजिकल प्लानिंग का की ड्राइवर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस अबाउट द मेजर इशूज और चैलेंजेस फेसिंग इंडियन एग्रीकल्चर टुडे। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंडियन एग्रीकल्चर आज मल्टीपल स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस कर रही है, जो रूरल इकोनॉमी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। सबसे पहला चैलेंज है स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। लगभग 85% फार्मर के पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, जिससे फार्मिंग अनइकोनॉमिकल हो जाती है और मॉडर्न मशीनरी का यूज लिमिटेड हो जाता है। सेकेंड मेजर इशू है क्लाइमेट चेंज और अनप्रिडिक्टेबल मानसून। एरेटिक रेनफॉल, फ्रिक्वेंट ड्रॉट और फ्लड्स क्रॉप यील्ड को सीरियसली अफेक्ट कर रहे हैं, जिससे फार्मर की इनकम अनस्टेबल हो जाती है। थर्ड चैलेंज है लो लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन। इंडिया में सिर्फ 47% एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड है, जबकि चाइना में 60%, ब्राज़ील में 75% मैकेनाइजेशन है। इस वजह से लेबर डिपेंडेंसी हाई और प्रोडक्टिविटी लो रहती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट इशू है सॉइल डिग्रेडेशन। एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ और कंटिन्यूस मोनोक्रॉपिंग, स्पेशली राइस और व्हीट स्टेट जैसे पंजाब और हरियाणा में सॉइल हेल्थ को काफ़ी डैमेज पहुंचता है। फिफ्थ चैलेंज है इनएडिक्वेट इरीगेशन फैसिलिटी। आज भी लगभग 50% एग्रीकल्चर रेन फेड है, जो मानसून फेलियर के टाइम हाई रिस्क क्रिएट करते हैं। सिक्स इशू है सर मार्केट प्राइस वॉटेलिटी और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। प्रॉपर वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज न होने की वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं और फार्मर्स को फेयर प्राइस नहीं मिल पाता। सेवन चैलेंज है एसेस टू क्रेडिट। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए फॉर्मल क्रेडिट तक पहुंचना अभी भी डिफ़िकल्ट है, जिससे वो इनफॉर्मल सोर्स पर डिपेंड हो जाते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी अडॉप्शन भी स्लो है। आज 30% से कम फार्मर प्रिसीजन फार्मिंग टूल और डिजिटल सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सर, पॉजिटिव बात यह है गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए मल्टीपल इनिशिएटिव ले रही है, जैसे पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ये इनिशिएटिव क्लियरली शो करते हैं इंडिया सस्टेनेबल और रिजिलियंट एग्रीकल्चर सिस्टम बनाने की डायरेक्शन में एक्टिवली काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द एफआई इंडेक्स इज एंड व्हाट इट करंट वैल्यू। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एफआई इंडेक्स का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ये इंडेक्स आरबीआई के द्वारा क्रिएट की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज की रीच और डेप्थ को मेजर करना। सर, एफआई इंडेक्स को अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था और ये 5 सेक्टर को कवर करती है: बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल और पेंशन। सर, एफआई इंडेक्स का स्केल 0 से 100 तक होता है। 0 का मतलब होता है नो फाइनेंशियल इंक्लूजन और 100 का मतलब होता है कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन। सर, करंट में
मार्च 2025 तक इंडिया का एफआई इंडेक्स 67 पर पहुंच गया था और ये मार्च 2024 में 64.2 था। ओवरऑल देखा जाए तो सर 2021 से एफआई इंडेक्स में लगभग 24.3% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस दिखाता है। सर एफआई इंडेक्स 3 मेजर सब इंडाइसेस पर बेस्ड होता है। पहला है सर एसएस, जिसका वेट 35% है। ये मेजर करता है फाइनेंशियल सर्विस लोगों के लिए कितनी इजीली अवेलेबल है। सेकंड है सर यूजेस, जिसका वेट 45% है। ये देखता है लोग फाइनेंशियल सर्विस को एक्चुअल में कितना यूज़ कर रहे हैं। थर्ड है सर क्वालिटी, जिसका वेट है 20%। इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और सर्विस क्वालिटी को मेजर किया जाता है। सर रिसेंट इंप्रूवमेंट मेनली यूजर्स और क्वालिटी डायमेंशन में देखी गई है, जो ये शो करती है इंडिया सिर्फ एसेस नहीं बल्कि डीपर और मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एन एनबीएफसी इज एंड टेल मी हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सर एनबीएफसी एक कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है और आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होती हैं। सर एनबीएफसी मेनली लोन्स, लीजिंग और इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन सर एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, यानी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ऑफर करने की परमिशन नहीं होती। सर कोऑपरेटिव बैंक मेंबर ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। करेंटली इंडिया में लगभग 1457 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, 34 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और 351 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेट कर रहे हैं। सर मेन डिफरेंस देखें तो पहला डिफरेंस है डिपॉजिट का। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जबकि कोऑपरेटिव बैंक सेविंग और करंट डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेकंड डिफरेंस है डिपॉजिट इंश्योरेंस का। कोऑपरेटिव बैंक्स के डिपॉजिट डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के अंडर 5 लाख तक इंश्योर्ड होते हैं। एंड सर एनबीएफसी डिपॉजिट डिपॉजिट इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड नहीं होते। थर्ड डिफरेंस है स्टेटरी रिक्वायरमेंट। सर कोऑपरेटिव बैंक को सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है, जबकि एनबीएफसी के लिए सीआरआर और एसएलआर एप्लीकेबल नहीं होते। सर फोर्थ डिफरेंस है पेमेंट सिस्टम। कोऑपरेटिव बैंक पेमेंट सिस्टम का पार्ट होते हैं, जबकि एनबीएफसी पेमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होते। ओवरऑल सर एनबीएफसी क्रेडिट डिलीवरी में स्ट्रांग होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक ग्रास रूट लेवल पर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और लोकल क्रेडिट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर दोनों इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मर्स इन इंडिया बेस्ड ऑन देयर लैंड होल्डिंग। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर इंडिया में फार्मर्स को लैंड होल्डिंग साइज के बेसिस पर 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी है मार्जिनल फार्मर। ये वो फार्मर होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड होती है। सेकंड कैटेगरी है सर स्मॉल फार्मर, इनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में लैंड होती है। थर्ड सर सेमी मीडियम फार्मर। ये फार्मर के पास 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में लैंड होती है। फोर्थ कैटेगरी है सर मीडियम फार्मर, इनके पास 4 से 10 हेक्टेयर तक लैंड होती है। फिफ्थ कैटेगरी है सर लार्ज फार्मर। ये वो फार्मर होते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होती है। सर अगर हम एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 का डाटा देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर सामने आती है। सर मार्जिनल और स्मॉल फार्मर मिलकर इंडिया के 86% टोटल फार्मर बनते हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ 47% टोटल एग्रीकल्चर लैंड है। सर मार्जिनल फार्मर का एवरेज लैंड होल्डिंग सिर्फ 0.38 हेक्टेयर है, जो काफ़ी छोटी है और इकोनॉमिक वाइबिलिटी को चैलेंज करती है। सर इसी वजह से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर लो इनकम, क्रेडिट एसेस की प्रॉब्लम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। सर इन चैलेंज को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की हैं, जैसे पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान मानधन योजना। इन स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है इनकम सपोर्ट देना, रिस्क कवर प्रोवाइड करना और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की ओवरऑल लिविंग कंडीशन इंप्रूव करना। इसीलिए सर लैंड होल्डिंग पैटर्न को समझना सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं बल्कि रूरल बैंकिंग और क्रेडिट प्लानिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।